प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत, लेक्चर नंबर 45। जैसा कि हमने यहाँ नोट कर दिया है, प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत। बेटा, आज का टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने जो अपनी विश्व प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक लिखी है, रिपब्लिक का हिंदी अर्थ है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। रिपब्लिक के अंतर्गत यदि कोई मौलिक अवधारणा मिलती है, नई देन मौलिक अवधारणा मिलती है, तो वह प्लेटो के दार्शनिक राजा की अवधारणा है। मौलिक मतलब नए सिरे से ये अवधारणा यदि देने वाला है तो प्लेटो ही है। इसलिए आज का सिद्धांत आपको अच्छे से समझना है। और दूसरी बात ये कि प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत आज पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। राष्ट्र राज्यों के अंतर्गत जो राजनीतिक अपराधीकरण हो रहा है, जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, जो रिश्वतखोरी पनप रही है, संपूर्ण विश्व में जो अशांति फैली हुई है, गृह युद्ध, महायुद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, दो राष्ट्र राज्य किसी न किसी रूप में आपस में भिड़ते रहते हैं, इन सब का रामायण उपाय प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि प्लेटो दार्शनिक राजा के सिद्धांत के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि नगर राज्यों में, उस समय नगर राज्य थे, आज राष्ट्र राज्य हैं, नगर राज्यों में ज्ञानी पुरुषों का शासन होना चाहिए, विवेकवान लोगों का शासन होना चाहिए, बुद्धिमान लोगों का शासन होना चाहिए, योग्य व्यक्तियों का शासन होना चाहिए। दार्शनिक राजा के शासन का तात्पर्य यही है। क्या? ज्ञानी पुरुषों का शासन, विवेकवान लोगों का शासन, ज्ञान की संप्रभुता, ये दार्शनिक राजा के शासन का सीधा सा भावार्थ है। फिर से बोल रहा हूँ, क्या है इसका भावार्थ, तात्पर्य? ज्ञानी, विवेकवान, बुद्धिमान लोगों का शासन ही दार्शनिक राजा का शासन कहलाता है। तो प्लेटो ज्ञानी व्यक्तियों का शासन चाहता है। क्यों? क्योंकि तत्कालीन यूनान का मतलब प्लेटो के समय में यूनान के अंतर्गत नगर राज्यों में, जैसे एथेंस, स्पार्टा, प्लेटो तो एथेंस का जन्मजात नागरिक था, हैं, एथेंस, स्पार्टा, क्रीट आदि नगर राज्यों के अंतर्गत अयोग्य, मूर्ख, स्वार्थी, छली, कपटी लोगों का शासन था। ज्ञान का शासन नहीं था, अज्ञान का शासन था। और प्लेटो के गुरु सुकरात को एथेंस के मूर्ख शासकों के द्वारा ही बिना किसी गलती के मृत्यु दंड दिया गया था। इसीलिए प्लेटो ने दृढ़ निश्चय किया था कि ऐसी कौन सी शासन प्रणाली हो जिसके अंतर्गत प्लेटो जैसे सुकरात जैसे महान मनीषी के साथ दोबारा ऐसी घटना ना घटे। ऐसी कौन सी शासन प्रणाली हो, ऐसी कौन सी भी राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम हो, ऐसी कौन सी राजनीति हो जिसमें कि सुकरात जैसे मनीषी के साथ दोबारा ऐसी घटना ना घटे। और इसके लिए प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक लिखी। और रिपब्लिक के अंतर्गत ये लिखा कि एक राज्य आदर्श राज्य तभी बन सकता है जबकि उसके अंतर्गत दार्शनिक राजा अर्थात ज्ञानी व्यक्ति का शासन हो, बुद्धिमान व्यक्ति का शासन हो, विवेकवान लोगों का शासन हो, ज्ञान की संप्रभुता हो, ज्ञान का शासन हो। ये प्लेटो चाहता है। तो ये इसकी एक सामान्य सी पृष्ठभूमि होगी। इसके बाद में हमने जितने भी यहाँ दार्शनिक राजा के सिद्धांत की बातें हैं सब क्रम से नोट कर दी हैं। अब इनको एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। और ये सारी बातें समझने के बाद में प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी रूप में आपसे कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए, आपका आंसर सही होगा ही होगा। यूपीएससी, यूजीसी नेट के विद्यार्थी विशेष ध्यान दें। यस, सबसे पहले हमने यहाँ नोट किया है आदर्श राज्य, फिर दार्शनिक राजा। वाकई देखा जाए तो इनमें सब कुछ समाहित हो जाता है। कैसे? बेटा, प्लेटो कहता है कि एक राज्य को आदर्श राज्य यदि बनाना हो तो उसमें दार्शनिक राजा का शासन होना चाहिए, अर्थात ज्ञानी
शासक का शासन होना चाहिए, बुद्धिमान शासक का शासन होना चाहिए, ज्ञानवान विवेकवान लोगों का शासन होना चाहिए। मतलब प्लेटो ये कहना चाह रहे हैं कि एक राज्य आदर्श राज्य तभी बनेगा जब उसमें ज्ञानी लोगों का शासन होगा। तो वास्तव में देखा जाए तो प्लेटो के चिंतन का केंद्र बिंदु आदर्श राज्य है, और एक आदर्श राज्य तभी कहलाएगा जबकि उसमें दार्शनिक राजा का शासन हो। दार्शनिक राजा के शासन का मतलब ज्ञानी पुरुषों का शासन, विवेकवान लोगों का शासन, ज्ञान की संप्रभुता, ये प्लेटो चाहता है। और इसी की चर्चा आज हम करेंगे दार्शनिक राजा के सिद्धांत के रूप में। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात नोट की है, जिस विद्वान का नाम है फॉस्टर। फॉस्टर ने बहुत अच्छी बात लिखी है। क्या कह रहे हैं फॉस्टर? प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में दार्शनिक राजा की धारणा सबसे अधिक मौलिक है। मतलब फॉस्टर ये कहना चाहते हैं कि प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत यदि सबसे मौलिक अवधारणा कोई है, क्या सबसे मौलिक अवधारणा यदि कोई है तो वह दार्शनिक राजा की धारणा है, दार्शनिक राजा की अवधारणा है। मतलब दार्शनिक राजा की जो धारणा, अवधारणा, संकल्पना है, ये प्लेटो की सभी संकल्पनाओं से मौलिक है। नई कोई बात यदि प्लेटो ने कही है तो वह दार्शनिक राजा की धारणा की बात कही है। अगर प्लेटो को पश्चिमी जगत का प्रथम साम्यवादी माना जाता है तो साम्यवाद की चर्चा तो प्लेटो से पहले भी कर दी गई थी। इसलिए प्लेटो को यह नहीं कहा जा सकता कि प्लेटो ने साम्यवाद के बारे में मौलिक बातें कही हैं। नहीं, इससे पहले चर्चा हो चुकी थी। लेकिन दार्शनिक राजा के बारे में प्लेटो ने ही सबसे पहले ये बातें लिखी हैं। इसलिए फॉस्टर कह रहे हैं कि प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में दार्शनिक राजा की धारणा सबसे अधिक मौलिक है, नई देन है। ये फॉस्टर कहते हैं। इसको नोट करेंगे आगे बेटा। तत्कालीन यूनान के अंतर्गत, तत्कालीन यूनान का मतलब क्या है बेटा? यस, तत्कालीन यूनान का मतलब प्लेटो के समय की बात है ये, ठीक है। तत्कालीन यूनान में अयोग्य और स्वार्थी राजनीतिक शासन सत्ता का संचालन करते थे, और प्लेटो के गुरु सुकरात को इन्हीं अयोग्य और स्वार्थी राजनीतिज्ञों के द्वारा बिना किसी गलती की मृत्यु दंड दिया गया था। इसलिए प्लेटो ने यह निश्चय किया, तय किया, संकल्प किया, प्रतिज्ञा की कि ऐसी कौन सी राजनीतिक व्यवस्था, ऐसी कौन सी राजनीति हो जिसके अंतर्गत सुकरात जैसे महान मनीषी के साथ दोबारा ऐसी घटना ना घटे। और इसके लिए इन्होंने कहा कि आदर्श राज्य की स्थापना करना निहायत जरूरी है, और उस आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का, ज्ञानी पुरुष का, विवेकवान शासक का शासन होना चाहिए। मूल बात यह है, ज्ञानी, विवेकवान, योग्य व्यक्ति का शासन होना चाहिए। तो उस समय अयोग्य और स्वार्थी राजनीतिक शासन सत्ता का संचालन करते थे। इसके लिए प्लेटो ने स्पष्ट कर दिया कि भाई इस बुराई को दूर यदि करना है तो इसका एक ही रास्ता है, शक्ति और बुद्धि के संगम। मतलब सत्ता और बुद्धिमत्ता, शक्ति और बुद्धिमत्ता के संगम पर दोनों को मिला रहे हैं प्लेटो कह रहे हैं कि सत्ता शक्ति के साथ बुद्धि को मिला दो, या बुद्धि के साथ, मतलब बुद्धि जिसके पास है, जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है, जो व्यक्ति बुद्धिमान है उसको सत्ता सौंप दो, या जिसको सत्ता सौंप रहे हो आप उसको बुद्धिमान बना दो, प्रशिक्षण दे दो। मूल बात एक है, ज्ञानी व्यक्ति का शासन होना चाहिए। इसलिए शक्ति और बुद्धिमत्ता के संगम पर बल देते हुए प्लेटो कह रहे हैं, प्लेटो ने कहा कि दैट हमारे नगर में, उस समय नगर राज्य थे, आज राष्ट्र राज्य है, हमारे नगर में, राज्यों में, हमारे नगर में तब तक, हमारे नगर में तब तक, नगर राज्यों में तब तक शांति की स्थापना नहीं हो सकती। पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है। हमारे नगर राज्यों में तब तक शांति की स्थापना नहीं हो सकती जब तक दार्शनिक को राजा ना बना दिया जाए। क्या? जब तक दार्शनिक को राजा ना बना दिया जाए, या राजा को दार्शनिक ना बना दिया जाए। मतलब मूल बात यह है, या तो राजा को दार्शनिक बना दो, मतलब राजा को बुद्धिमान बनाओ, प्रशिक्षण दे दो, या जो बुद्धिमान व्यक्ति उसको राजा बना दो। मूल बात प्लेटो ये कहना चाह रहे हैं कि नगर राज्य में तब तक शांति की स्थापना नहीं हो सकती, विश्व के अंतर्गत, आज के संदर्भ में विश्व के अंतर्गत तब तक शांति की स्थापना नहीं हो सकती जब तक ज्ञानी व्यक्ति के हाथों में शासन सत्ता ना सौंप दी जाए। प्लेटो ने इसको ऐसे कह दिया कि या तो राजा को दार्शनिक बना दो, राजा को बुद्धिमान बना दो, या दार्शनिक को, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को सत्ता सौंप दो, राजा बना दो, शासक बना दो। मूल बात एक ही है, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट बात, यस, एक एक बात को अच्छे से समझना है। दार्शनिक राजा का शासन। बेटा, प्लेटो ने जो दार्शनिक राजा के शासन की बात की, इस संपूर्ण दर्शन का सार है। मतलब प्लेटो के संपूर्ण दर्शन का यदि सार है, और आपसे एग्जाम पूछा जाए कि प्लेटो के संपूर्ण दर्शन का सार क्या है, तो प्लेटो के संपूर्ण दर्शन का सार है दार्शनिक राजा का शासन। क्यों? क्योंकि प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, और आदर्श राज्य के अंतर्गत सत्ता दार्शनिक राजा के हाथ में होगी, या बुद्धिमान लोगों के हाथ में होगी, या ज्ञानवान लोगों के हाथ में होगी, या विवेकवान लोगों के हाथ में होगी, या ज्ञान की संप्रभुता होगी, ज्ञान का शासन होगा, ज्ञानी पुरुषों का शासन होगा। अब ये जो सिद्धांत है दार्शनिक राजा का सिद्धांत, यह सिद्धांत प्लेटो की दो मान्यताओं का परिणाम है। दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो की दो मान्यताएं उसके ऊपर आधारित है। पहली मान्यता है आत्मा की त्रिभाग की धारणा। प्लेटो ने स्पष्ट कहा है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। मतलब प्लेटो ने कहा है कि मानवीय आत्मा के तीन तत्व हैं। ये बात मैंने पीछे आपको बहुत अच्छे समझा दी। मानवीय आत्मा के तीन तत्व हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। समाज में जितने विवेकवान लोग हैं उनसे मिलकर दार्शनिक राजा का निर्माण होता है। समाज में जितने भी साहसी हैं उनसे मिलकर के सैनिक वर्ग का निर्माण होता है। समाज में जितने भी तृष्णा, क्षुधा, भूख से संबंधित लोग हैं उससे उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है। तो तीन वर्ग हो गए, दार्शनिक, यस, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। अब इसके आधार पर प्लेटो ये कहना चाह रहा है कि जैसे व्यक्तिगत स्तर के ऊपर, आप मेरे ऊपर देखिएगा, व्यक्तिगत स्तर के ऊपर जो ये तृष्णा है और जो ये साहस है, इनके ऊपर किसका शासन होता है? विवेक का होता है व्यक्तिगत स्तर पर। इसी प्रकार से प्लेटो ने कहा कि समाज में जो तीन वर्ग होते हैं, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, तो उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग के ऊपर दार्शनिक राजा का स्वामित्व होगा। इस आधार पर प्लेटो ने दार्शनिक राजा के सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की, दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया, पहला। दूसरा मान्यता है सद्गुण ही ज्ञान है या ज्ञान ही सद्गुण है। हालांकि प्लेटो से पहले सुकरात ने यह बात कह दी थी कि सद्गुण ही ज्ञान है या ज्ञान ही सद्गुण है। इसका मतलब यह है कि वस्तुनिष्ठ सत्य का ज्ञान विवेक से ही हो सकता है, और विवेक से हो सकता है तो इसलिए विवेकवान लोगों के हाथों में सत्ता सौंपी जानी चाहिए। इस आधार पर प्लेटो ने दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया। और इसी के साथ में प्लेटो ने जो ये दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया, ये उसके व्यवहारिक अनुभव पर भी आधारित है। क्या? उसके व्यवहारिक अनुभव पर भी आधारित है। व्यवहारिक अनुभव पर इसलिए आधारित है क्योंकि प्लेटो के सामने ही एथेंस और स्पार्टा के अंतर्गत अयोग्य और मूर्ख लोगों के द्वारा शासन का संचालन किया जा रहा था। इसलिए प्लेटो ने साफ कर दिया कि जब तक ज्ञानी लोगों के हाथों में सत्ता नहीं आएगी तब तक राजनीति में से बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता, नगर राज्यों में से बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता, नगर राज्यों में शांति की स्थापना नहीं हो सकती। तो आज के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र राज्यों में भी तब तक शांति की स्थापना नहीं हो सकती, राष्ट्र राज्यों में भी राजनीति का प्राधिकरण को तब तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक ज्ञानी लोगों के हाथों में सत्ता ना सौंपी जाएगी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनता मत दे देती। मत के बारे में प्लेटो का मत कोई ज्ञान थोड़ी है। मत, जनता का मत क्या है? मत कोई ज्ञान थोड़ी ना है। तो ज्ञान के आधार पर आप जो है जो शासक उम्मीदवार जिनको चुन करके आप भेजते हो, शासक बनाते हो, क्या आप ज्ञान के आधार पर चुन करके भेजते हो? मत के आधार पर। प्लेटो कहते हैं कि मत कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए प्लेटो ने साफ कर दिया कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो राष्ट्र उस समय नगर राज्य थे, नगर राज्यों में बुराइयों को दूर करना है तो ज्ञानी व्यक्ति को सत्ता सौंपनी ही पड़ेगी। और इसकी पूरी प्रक्रिया प्लेटो ने बताई, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। प्लेटो ने व्यंग भरे शब्दों में कहा, अब जरा समझेंगे, व्यंग भरे शब्दों में कहा कि बढ़ई और दर्जी के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जबकि शासन का संचालन करने के लिए किसी प्रकार की योग्यता की जरूरत नहीं होती है। ये कितनी गंभीर बात कही है प्लेटो ने कि एक दर्जी के लिए भी प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है, एक बढ़ई के लिए प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है, जबकि शासन का संचालन करने के लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। प्लेटो ने साफ कर दिया कि शासन एक कला है और शासन का संचालन वही लोग कर सकते हैं जो कि इस कला में निपुण होंगे, जो कि इस कला में पारंगत होंगे। केवल शासन के दावेदार जो होते हैं उनके हाथों में सत्ता ना सौंपी जाए, बल्कि जो वास्तविक रूप में शासन कला की विद्या में पारंगत हो उनको ही शासन संचालन की सत्ता सौंपी जाए, उनके हाथों में सत्ता सौंपी जाए।
केवल दावेदार नहीं कि हम दावेदार हैं और दावेदारों के हाथ में सत्ता सौंप दी जाए। अगर ऐसा किया जाएगा तो इसका परिणाम आज आप देख रहे होंगे, राष्ट्र राज्यों के अंतर्गत गृहयुद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, सभी राष्ट्र राज्यों में अशांति फैली हुई है और राष्ट्र राज्यों में आपस में हमेशा युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि पूरे विश्व के शासकों को, सभी राष्ट्र राज्यों के शासकों को प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत से सीखना है, सबक लेना है, प्रेरणा लेनी है। अब लेंगे हम प्लेटो ने जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया है, इसमें प्लेटो कह रहे हैं कि दार्शनिक राजा के क्या क्या गुण होंगे। जो आदर्श राज्य का शासक होगा, जिसे कि दार्शनिक राजा कहा जाता है, दार्शनिक राजा का तात्पर्य है ज्ञानी पुरुषों का शासन, ज्ञानी व्यक्ति का शासन, विवेकवान व्यक्ति का शासन। अब इसमें क्या क्या गुण हों प्लेटो बता रहे हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो गुण होगा, प्लेटो कह रहे हैं विवेक का प्रेमी हो, मतलब दार्शनिक राजा ज्ञान का प्रेमी हो, वह लगातार अपने ज्ञान में वृद्धि का प्रयास करे, उसे किसी भी रूप में किसी की आवश्यकता नहीं है। नगर राज्य के बारे में, आज के संदर्भ में राष्ट्र राज्य, नगर राज्य के बारे में कोई भी निर्णय लेना है तो आसानी से ले सकता है, क्योंकि वह पूर्ण रूप में ज्ञानी होगा, वह विवेक का प्रेमी होता है, ज्ञान का प्रेमी होता है, ज्ञान को प्रेम करने वाला होता है। दूसरा, सत्य का अनुगामी। प्लेटो ने कहा है कि जो दार्शनिक राजा है वह सत्य का अनुगामी होगा, सत्य का अनुकरण होगा। छल कपट फरेब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे कि आज राजनीति के अंतर्गत जो राजनेता हैं उनको ये चीज़ें बहुत प्रिय हैं, छल कपट फरेब घोटाले। अब प्लेटो के दार्शनिक राजा से सीखना है यहाँ पर। यस। तीसरा है न्याय का प्रेमी। प्लेटो ने साफ कह दिया कि जो दार्शनिक राजा होगा वो न्याय का प्रेमी होगा। दार्शनिक राजा ये देखेगा, क्या देखेगा कि समाज में जो 3 वर्ग बताए गए हैं, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, तो दार्शनिक राजा सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग अपना अपना काम करें जिससे कि नगर राज्य के अंतर्गत न्याय की स्थापना हो सके। तो ये कौन देखेगा? ये दार्शनिक राजा देखेगा, इसलिए न्याय का प्रेमी होगा। चौथा है निस्वार्थी। बेटा प्लेटो का जो दार्शनिक राजा निस्वार्थी होगा। क्यों होगा निस्वार्थी? क्योंकि प्लेटो का दार्शनिक राजा है, इसका अपना ना तो परिवार है, ना इसकी अपनी पत्नी है, ना इसके अपने बच्चे हैं, मतलब बीवी बच्चे नहीं हैं, इसका अपना घर नहीं है, इसका अपना कोई गोदाम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है इसके पास ना तो संपत्ति है ना परिवार है। कंचन और कामनी से बिल्कुल दूर है। कंचन का मतलब सोना, सोना मतलब संपत्ति, कामनी मतलब महिला, महिला मतलब परिवार। मतलब प्लेटो का दार्शनिक राजा परिवार और संपत्ति से बिल्कुल अलग है। उसके पास ना अपना कहने के लिए परिवार है और ना संपत्ति है, सोना चांदी को हाथ भी नहीं लगाए। अब क्या स्वार्थ है इसका? इसका केवल एक काम है, एक करते हुए देश की सेवा करना। आज के राजनेताओं की तरह नहीं है। हम रोज़ सुनते हैं उसने ये घोटाला किया, उसने ये घोटाला किया, उसने ये घोटाला किया। तो सीखना है प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत से यहाँ भी। 5वां है बेटा आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। प्लेटो ने कहा कि जो दार्शनिक राजा होगा वह आत्म नियंत्रण के अंतर्गत पारंगत होगा। वह किसी भी रूप में किसी भी बाहरी तत्वों से प्रभावित नहीं होगा। छठा है स्मरण शक्ति। दार्शनिक राजा की याददाश्ती बहुत तीक्ष्ण होनी चाहिए, उसकी स्मरण शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए। 7वां है शांत स्वभाव। प्लेटो ने स्पष्ट कर दिया है कि दार्शनिक राजा का जो स्वभाव है वह शांत होगा। जैसा कि एक विद्वान है नेटिलशिप कहते हैं कि प्लेटो का दार्शनिक राजा शांति के समुद्र में, क्या शांति के समुद्र में रहने वाला होगा। हमेशा शांत बना रहेगा, कभी भी वह क्रोधी स्वभाव प्रकट नहीं करेगा। उसका स्वभाव शांत होगा, क्रोधी नहीं होगा। आज आप देखिएगा, आज राजनीतिज्ञों की बात की जाती है, राजनेताओं की बात की जाती है तो एक दूसरे के ऊपर क्या लांछन लगाते हैं। कोई किसी को कहता है ये बब्बर शेर है, कोई कहता है ये मगरमच्छ है, कोई कहता है गिरगिट है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि उनके मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं तो हमें लगता है कि हमने किन लोगों को चुन करके संसद में भेज दिया, हमने किन लोगों को चुन करके विधानसभा में भेज दिया। रोना आता है इस बात के ऊपर। यस, आगे बढ़ते हैं बेटा। दार्शनिक राजा के जो गुण हैं, इन गुणों की चर्चा प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक की 5वीं और 6ठी पुस्तक में किया है। ये एग्जाम पूछा जा सकता है 5वीं और 6ठी पुस्तक में। ठीक है, अगली बात लेते हैं अब।
दार्शनिक राजा के निर्माण की प्रक्रिया। अब ये दार्शनिक राजा के निर्माण की क्या प्रक्रिया है? अब इसकी प्रक्रिया दो रूप में है, अलग अलग राइटर ने अलग अलग रूप में बताई है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि भाई 6 वर्ष से 20 वर्ष तक की शिक्षा ली जाएगी जिसमें संगीत और व्यायाम होगा। फिर 30 से 35 वर्ष तक की शिक्षा ली जाएगी जिसके अंतर्गत विशेषकर जो है दर्शन गणित की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद में 36 से 50 वर्ष तक 15 वर्ष तक उसे समाज में व्यवहारिक ज्ञान लेने के लिए छोड़ दिया जाएगा और 50 वर्ष पर एक परीक्षा होगी, अंतिम तीसरी परीक्षा। पहली परीक्षा तो 20 वर्ष के ऊपर होगी, दूसरी परीक्षा जो है 30 वर्ष के ऊपर होगी, 30 वर्ष के ऊपर होगी और तीसरी जो परीक्षा है 50 वर्ष पे होगी। इन परीक्षा में खरा जो उतरता है वह दार्शनिक राजा बनेगा। एक तो ये प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया ये बताई गई है कि 1 से 10 वर्ष तक खेलकूद शिक्षा दी जाएगी, 11 से 15 वर्ष तक उसको जो है संगीत की शिक्षा दी जाएगी, 16 से 20 वर्ष तक नैतिक शिक्षा दी जाएगी। फिर 20 वर्ष पर एक परीक्षा होगी, 20 वर्ष पर एक परीक्षा होगी, महापरीक्षा होगी। इसमें जो पास हो जाएगा वो 21 से 30 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त करेगा जिसके अंतर्गत हम कहेंगे कि विशेषकर चारित्रिक मानसिक शिक्षा दी जाएगी। फिर ये परीक्षा पास होने के बाद में 31 से 35 वर्ष तक दर्शनिक शिक्षा दी जाएगी और उसके बाद में अब ये दूसरी परीक्षा हो जाएगी 30 वर्ष के ऊपर, ये दूसरी परीक्षा होगी। इसमें जो पास हो जाएगा वो 31 से 35 वर्ष तक प्रशिक्षण ग्रहण करेगा और उसके बाद में उसको 15 वर्ष तक 36 से 50 15 वर्ष तक समाज में व्यवहारिक शिक्षा लेने के लिए छोड़ दिया जाएगा। मतलब 35 वर्ष तक सैद्धांतिक शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके बाद में 15 वर्ष तक उसको समाज में व्यवहारिक शिक्षा लेने के लिए छोड़ दिया जाएगा। फिर एक महान परीक्षा होगी, इस परीक्षा में जो सफल हो जाएंगे वो दार्शनिक राजा बन जाएंगे। तो इन दोनों प्रक्रियाओं में से आपको जो समझ में आए उसको नोट कर लेंगे। ये दो प्रक्रियाएं हैं। वैसे वास्तविक रूप में देखा जाए तो ज़्यादातर राइटर ने ये जो ऊपर वाली प्रक्रिया इसका उल्लेख किया है, लेकिन हमारे जो ओपी गाबा जी हैं, ओपी गाबा ने इसका उल्लेख किया है। बाकी दोनों में ही सत्यता है क्योंकि प्लेटो की रिपब्लिक जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। अब आता है दार्शनिक शासक के कर्तव्य। प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है जो कि आदर्श राज्य का संचालन करेगा, इसके कर्तव्य क्या हैं नोट करें। दार्शनिक शासक के कर्तव्य, ड्यूटीज। अब इसके कर्तव्य की बात आती है तो प्लेटो ने 3 कर्तव्यों की बात की है। पहला, प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपना। मतलब दार्शनिक राजा ये देखेगा कि समाज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है नहीं। उत्पादक वर्ग उत्पादन संबंधित कार्य कर रहा है कि नहीं, सैनिक वर्ग रक्षा संबंधित कार्य कर रहा है नहीं, दार्शनिक शासक वर्ग शासन संबंधित कार्य कर रहा है या नहीं, ये काम ये देखेगा। दूसरा है, ये इसका कर्तव्य होगा दार्शनिक राजा का, भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना। अब भावी शासकों की, जैसे ये जो प्रक्रिया है दार्शनिक राजा के निर्माण की प्रक्रिया, तो भावी शासकों की शिक्षा का संचालन भी जो है दार्शनिक राजा का ही कर्तव्य है। ये प्रक्रिया इस रूप में संचालित करेगा दार्शनिक राजा। तीसरा है, धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करने का जो कर्तव्य है वह भी दार्शनिक राजा का होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगली बात, दार्शनिक शासकों पर प्रतिबंध। अब जरा ध्यान दें, प्लेटो ने तो स्पष्ट कर दिया क्या कि दार्शनिक शासक पूर्णतः अमर्यादित होगा। दार्शनिक शासक के ऊपर ना तो संविधान का प्रतिबंध होगा ना कानून का प्रतिबंध होगा। दार्शनिक राजा ना जनता के प्रति उत्तरदायी होगा ना संविधान के प्रति उत्तरदायी होगा। दार्शनिक राजा पूर्ण रूप में अमर्यादित है, उसके ऊपर कोई मर्यादा नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। प्लेटो साफ कह रहे हैं, प्लेटो कह रहे हैं कि प्लेटो का जो राजा है वह इतना ज्ञानी है, इतना विवेकवान है कि उसे किसी भी रूप में कानून और संविधान की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि प्लेटो ने साफ कहा है कि एक डॉक्टर अपने मरीज को दवा देते समय किताबों से देख करके नहीं देता है कि इस साल्ट की टैबलेट देनी है, बल्कि उस डॉक्टर को सब बातें पहले से कंठस्थ याद रहती हैं। इसी प्रकार से दार्शनिक राजा को भी पूर्ण रूप में ज्ञान होता है कि मुझे किस समय क्या निर्णय लेना है। उसके ऊपर किसी भी रूप में कानून और संविधान का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ना ही दार्शनिक राजा जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अब एक तरफ तो प्लेटो साफ कह रहे हैं कि भाई जो दार्शनिक राजा है पूर्णतः अमर्यादित है, पूर्णतः दार्शनिक शासक पूर्णतः अमर्यादित है, लेकिन फिर भी प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में फिर भी निम्न प्रतिबंध लगाए हैं। फिर भी इसके ऊपर 4 प्रतिबंध लगाए। ये 4 प्रतिबंध ऐसे प्रतिबंध हैं जैसे कि आज हम जब संविधान का, भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं तो संविधान का जो आधारभूत ढांचा है ये भी एक प्रकार से आधारभूत ढांचे की तरह ही 4 प्रतिबंध दिखाई देते हैं। चलिए, नंबर 1
प्रतिबंध, राज्य में धन और निर्धनता का प्रवेश रोकना। अर्थात प्लेटो का राजा ये देखाएगा कि राज्य में अमीरी और गरीबी का गैप या अंतराल बहुत ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा धन आ जाएगा तो विलासिता को बढ़ावा मिलेगा, और बहुत ज़्यादा निर्धनता आ जाएगी तो इससे जो है एक प्रकार से मैं कहूँगा कि कुत्सितता की भावना आ जाएगी, एक प्रकार से मलिनता की भावना आ जाएगी, एक प्रकार से लोगों में निराशा की भावना आ जाएगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रतिबंध है राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी को रोकना। प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है उसके ऊपर दूसरा प्रतिबंध है क्या, कि राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी को रोकना। अर्थात दार्शनिक राजा ये देखेगा कि नगर राज्य की सीमा में बहुत ज़्यादा वृद्धि भी ना हो और कमी भी ना हो, बस इतनी सीमा हो जिससे कि वह नगर राज्य आत्मनिर्भर रह सके, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तीसरा है न्याय प्रशासन कायम रखना। प्लेटो की दार्शनिक राजा के ऊपर तीसरा प्रतिबंध है न्याय प्रशासन कायम रखना। अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो तीनों के तीनों वर्ग अपना अपना काम करें, ये दार्शनिक राजा देखेगा। दार्शनिक शासक वर्ग शासन संबंधित काम करे, सैनिक वर्ग रक्षा संबंधित काम करे, उत्पादक वर्ग उत्पादन संबंधित काम करे। अगर ऐसा तीनों वर्ग अपना अपना काम करते हैं तो नगर राज्य में न्याय होगा। तो न्याय प्रशासन को कायम रखना ये भी दार्शनिक राजा के ऊपर प्रतिबंध है। और चौथा प्रतिबंध है शिक्षा पद्धति बनाए रखना। प्लेटो के दार्शनिक राजा के ऊपर चौथा प्रतिबंध है शिक्षा पद्धति को बनाए रखना। जो शिक्षा पद्धति, ये जो प्रक्रिया तय कर दी गई, इस प्रक्रिया को बनाए रखे, इसमें बार बार परिवर्तन ना किया जाए, क्योंकि अगर शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जाएगा तो नगर राज्य की संपूर्ण व्यवस्थाओं में परिवर्तन होकर ही रहेगा। इसलिए शिक्षा पद्धति जो है उसको बनाए रखने का प्रयास करे, और ये उसके ऊपर प्रतिबंध है कि जो शिक्षा पद्धति है उसको बनाए रखेगा। अब ये 4 प्रतिबंध हो गए, तो इसका मतलब यहाँ ऐसा लग रहा है कि प्लेटो में विरोधाभास है। आलोचना में आ जाएगी ये बात, विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है? विरोधाभास ये है कि एक तरह से प्लेटो कह रहा है कि दार्शनिक राजा पूर्णतः अमर्यादित है, उसके ऊपर कोई मर्यादा नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, ना संविधान का ना कानून का, और वो जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ 4 प्रतिबंध भी लगा दिए, तो होगा ना विरोधाभास। एक तरफ कह रहा है अमर्यादित है और दूसरी तरफ उसके ऊपर प्रतिबंध भी लगा रहा है, यही विरोधाभास कहलाता है। एक तरफ कुछ दूसरी तरफ कुछ। मैंने आपको कहा था कि भले प्लेटो हो, अरस्तु हो, एक्विनास हो, हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावली, जो भी हो, सब विचारकों के विचारों में विरोधाभास पाया जाता है, और ये विरोधाभास हमारे जीवन में भी पाया जाता है। हम एक तरफ कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ कुछ कहते हैं। ये आपके ऊपर भी लागू होता है मेरे विद्यार्थियों, आपके ऊपर भी लागू होती है ये बात। चलिए अब आलोचना की बात करते हैं। प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत की आलोचना। नंबर 1, निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करना। प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत की पहली आलोचना यह है कि निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करना है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जो दार्शनिक राजा है वो पूर्ण रूप में अपने विवेक से निर्णय लेगा, उसके ऊपर किसी भी रूप में कानून और संविधान का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, और न ही जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। इसलिए यहाँ पर निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। दूसरी कमी है, आलोचना है, नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेकांत। प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत के अंदर दूसरी कमी है कि यहाँ नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत है। नागरिकों की स्वतंत्रता का और स्वविवेक का अंत इसलिए है कि उत्पादक वर्ग जीवन पर्यंत उत्पादन संबंधित काम करेगा, सैनिक वर्ग जीवन पर्यंत रक्षा संबंधित काम करेगा, दार्शनिक शासक वर्ग जीवन पर्यंत शासन संबंधित काम करेगा, एक दूसरे के वर्ग में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ स्वविवेक और स्वतंत्रता का अंत है। तीसरा है प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की अवहेलना। प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत की जो तीसरी कमी है वो है प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की अवहेलना। क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता उसका आधार होता है, लोकतंत्र का आधार स्तंभ होता है स्वतंत्रता और समानता। तो यहाँ पर समानता को महत्व नहीं दिया गया है। क्यों? दार्शनिक शासक वर्ग शासन करेगा, सैनिक वर्ग रक्षा करेगा, और दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को परिवार संपत्ति से अलग रख दिया गया। उत्पादक वर्ग उत्पादन काम करेगा और उत्पादक वर्ग परिवार और संपत्ति रखेगा। क्या समानता है? असमानता बरती गई है यहाँ पर। चौथा है विरोधाभास से परिपूर्ण। प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत विरोधाभासी है, दो तरफा बात करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी है। एक तरफ तो प्लेटो कहता है कि दार्शनिक राजा का शासन पूर्णतः अमर्यादित होगा,
ना उसके ऊपर कानून का प्रतिबंध है, ना संविधान का प्रतिबंध है, ना जनता के प्रति उत्तरदायी है। दूसरी तरफ प्लेटो ने दार्शनिक राजा के ऊपर 4 प्रतिबंध भी लगा दिए, तो विरोधाभास हो गया। एक तरफ तो कह रहा है अमर्यादित है और दूसरी तरफ कह रहा है मर्यादित है, 4 प्रतिबंध भी लगा दिए इसके ऊपर। यस। 5वां है शासन के लिए आवश्यक विषय। यस, प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत में 5वीं कमी ये है कि शासन के लिए कुछ आवश्यक विषय और भी होते हैं, जबकि प्लेटो ने तो केवल दर्शन शास्त्र की बात की है, गणित की बात की है, संगीत व्यायाम की बात की है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो शासक को इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए। क्या? शासक को इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए। शासक को इसी के साथ में मनोविज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए, मनोविज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ में आज के संदर्भ में कहेंगे हम तो भूगोल की भी जानकारी होनी चाहिए। जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं उन सब की जानकारी होनी चाहिए, मूल बात ये है। जबकि प्लेटो ने इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा। 6 है दार्शनिक वर्ग का शासन असंतुलित और अहितकर। दार्शनिक राजा के सिद्धांत की 6ठी कमी यह है कि जो दार्शनिक वर्ग का शासन होता है असंतुलित और अहितकर होता है। असंतुलित अहितकर इसलिए होता है क्योंकि जो दार्शनिक राजा होता है, आलोचक कहते हैं कि वो एक प्रकार से सन की किस्म का होता है, सन की प्रवृत्ति का होता है। और दार्शनिक राजा का शासन संतुलित कैसे होगा, हितकर कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि दार्शनिक राजा के पास ना तो अपना परिवार है ना संपत्ति। जब दार्शनिक शासक परिवार का संचालन करना नहीं जानता है, जब दार्शनिक शासक परिवार का बजट बनाना नहीं जानता है, तो फिर वो नगर राज्य को कैसे चलाएगा, नगर राज्य का बजट कैसे बनाएगा? और है भी इसमें सच्चाई। यस। अंतिम काल्पनिक अवधारणा। प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत की अंतिम आलोचना है काल्पनिक अवधारणा। मतलब प्लेटो के जो दार्शनिक राजा की धारणा है ये नितांत काल्पनिक है, व्यवहारिक जगत में इसको कहीं पर भी आज तक पूरी दुनिया में नहीं अपनाया गया है। इसके बाद में इसी आलोचना में कुछ विद्वान हैं जो अपनी बात कह रहे हैं, 3 विद्वान ले रहे हैं हम, इसको आप नोट कर लेंगे, ये वाक्यांश एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इमैनुएल कांट कह रहे हैं कि दार्शनिक का राजा होना और राजा का दार्शनिक होना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। अब नोट करना है, दार्शनिक का राजा होना का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति का राजा होना, दार्शनिक का राजा होना और राजा का दार्शनिक होना न संभव है न वांछनीय ही है, क्योंकि सत्ता विवेक को भ्रष्ट करती है। जैसा कि लॉर्ड एक्टन ने आगे जाकर ये बात कही थी क्या कि सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण सत्ता शक्ति व्यक्ति को पूर्ण रूप में भ्रष्ट कर देती है। यही बात इमैनुएल कांट ने कही है। तो ये बात इसके ऊपर लागू हो जाती है। जोवेट कह रहे हैं कि आलोचना कर रहे हैं कि भाई दार्शनिक राजा के सिद्धांत में क्या कमी है। दार्शनिक राजा या तो भविष्य में बहुत दूर तक देखने वाला होता है, या अतीत में बहुत पीछे की ओर देखने वाला होता है, वर्तमान से इसका कोई वास्ता नहीं होता है। किसने कही ये बात? जोवेट ने। एक और है सेबाइन कह रहे हैं दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रबुद्ध निरंकुशता का सिद्धांत है। अब आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, दार्शनिक राजा के सिद्धांत को प्रबुद्ध निरंकुशता का सिद्धांत किसने कहा है? सेबाइन ने कहा है। ठीक है। इसके बाद में अंत में दार्शनिक शासक की अवधारणा का महत्व या दार्शनिक राजा की अवधारणा का क्या महत्व है। हमने कमी तो निकाल दी, लेकिन इसका कोई महत्व भी तो होगा। महत्व तो है, क्या महत्व है? वास्तव में देखा जाए तो इसका महत्व ये है कि शासन एक कला है। अब शासन एक कला है तो इस कला की जानकारी सब लोगों को नहीं होती है, और जिन लोगों को शासन कला की जानकारी होती है उन्हीं को सत्ता सौंपी जानी चाहिए। मतलब मूल बात यह है, शासन कला में जो पारंगत लोग होते हैं, जो पारंगत पुरुष होते हैं, जो पारंगत व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को सत्ता सौंपी जानी चाहिए। केवल जो दावेदार हैं आज की तरह उनके हाथों में सत्ता ना सौंपी जाए। वास्तव में शासन कला में पारंगत लोगों के हाथों में ही सत्ता सौंपी जानी चाहिए। ये प्लेटो की दार्शनिक राजा की अवधारणा का महत्व है और आज के संदर्भ में सार्थक है, इसका महत्व है आज के संदर्भ में। फिर मैंने लिखा है दार्शनिक शासक से तात्पर्य
दार्शनिक शासक से क्या तात्पर्य? दार्शनिक शासन से तात्पर्य है ज्ञानी पुरुषों का शासन। मतलब वास्तविक रूप में प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत की अवधारणा का ये महत्व है कि प्लेटो ने साफ कह दिया कि जब तक नगर राज्य में ज्ञानी व्यक्तियों का शासन नहीं होगा तब तक नगर राज्य में शांति की स्थापना नहीं हो सकती, तब तक राजनीति से बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता। ये बात आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है। आज सभी दुनिया के सभी राष्ट्र राज्यों के अंतर्गत, सभी राज्यों के अंतर्गत क्यों भ्रष्टाचार फैला हुआ है? इसका कारण क्या है? क्यों कुर्सी प्राप्ति की, सत्ता प्राप्ति की लालसा में एक दूसरे की हत्या तक कर दी जाती है? क्यों? इसका जवाब यहां है। प्लेटो ने साफ कह दिया कि नगर राज्य में शांति की स्थापना करनी हो तो राजा को दार्शनिक बना दो। राजा को दार्शनिक बनाने का मतलब राजा को प्रशिक्षण करो, प्रशिक्षण दो, ज्ञान दो, या दार्शनिक को राजा बना दो या बुद्धिमान व्यक्ति के हाथों में सत्ता दे दो। मतलब या तो बुद्धिमान व्यक्ति के हाथों में सत्ता दे दो या जिसको सत्ता दे रहे हो उसको बुद्धिमान बना दो। मूल बात एक है कि ज्ञानी व्यक्ति ही, बुद्धिमान व्यक्ति ही, विवेकवान व्यक्ति ही, योग्य व्यक्ति ही शासन सत्ता का संचालन करे। और यदि ज्ञानी व्यक्ति शासन का संचालन करेंगे, ज्ञानी व्यक्ति सत्ता का संचालन करेंगे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र राज्यों में भी शांति की स्थापना होगी और इसी के साथ में संपूर्ण विश्व के अंतर्गत आपस में राष्ट्र राज्यों के अंतर्गत भी मधुर संबंध होंगे। क्योंकि जब कभी भी विश्व स्तर पर कोई सम्मेलन होगा, द्विपक्षीय वार्तालाप होगी, त्रिपक्षीय वार्तालाप होगी, या कोई भी संगठन है जैसे सार्क, आसियान, दुनिया भर के संगठन हैं, तो इनमें या विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण का मामला है, या मैं कहूँगा जो जितने भी विनाशकारी शस्त्र हैं, जितने विनाशकारी अस्त्र शस्त्र हैं, इन सबको समाप्त करने की बात आती है। विश्व स्तर पर जब सम्मेलन होता है तो जब सारे के सारे ज्ञानी शासक वहाँ पर इकट्ठे होंगे तो निश्चित रूप में उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वह निर्णय भी प्रशंसा के योग्य होगा। आज मूल कमी यही है कि सभी राष्ट्र आज एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण इनके कारण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण इनके कारण हो रहा है, जबकि सभी राष्ट्र राज्यों को समरसता के साथ मधुर माहौल में सही निर्णय लेना चाहिए। और इसके लिए हमें प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत से प्रेरणा लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। यही प्लेटो के दार्शनिक राजा की अवधारणा का महत्व है। ये हो गया आपका प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत। मुझे पूरा विश्वास है आप प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और यदि प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत को आप समझ गए हैं तो ये भी मुझे पूरा विश्वास है कि संपूर्ण रूप में प्लेटो के राजनीतिक चिंतन को भी समझ जाएंगे, क्योंकि सेंटर पॉइंट यही है। क्या? दार्शनिक राजा की अवधारणा। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।